हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 22 फरवरी के दिन हम सभी का हिंदी का पेपर होने वाला है। तो आप सभी लोग हिंदी का पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि कल के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपना अपना रिविज़न कर लीजिए वीडियो को पूरा देखकर। और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा वो क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, क्योंकि कल ही हम सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखोगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, द कास्ट इन इंडिया केयर मैकेनिज्म। ठीक है, और 2 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन वो और रचनात्मक के प्रेरक थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुद्ध। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्ध। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खोखा कौन था। 3 नंबर प्रश्न कि खोखा कौन था। तो खोखा सेन साहब का बेटा था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और 4 नंबर प्रश्न कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन किसका है। तो यह कथन भी सेन साहब का ही है और सेन साहब का ही बेटा खोखा ठहरा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। दोस्तों, मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गाँवों में ही हो सकता है। इसका सही उत्तर ए होगा। और 6ठा नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। तो फ्रेंच भाषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी याद रखना। और 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति किस पाठ की पंक्ति है। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों। तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए को देंगे, बहादुर पाठ की यह पंक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आगे के क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाटक है। ठीक है, एक हो जाएगा आंसर। 9 नंबर प्रश्न की चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था। तो पटना का राजा था। बिहार राज्य की राजधानी पटना का राजा था। और 10 नंबर प्रश्न है कि किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आप सभी याद रखना। और दोस्तों 11 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। दोस्तों, आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप लोग इसका आंसर जानते होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें संदेश दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है पहले से, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम देखेंगे कि कितने लाइक मिला है और कितने लोग इस कि क्वेश्चन को पहले से याद किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका आंसर बी होगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रामविलास शर्मा का निबंध है। दोस्तों, आप सभी लोग रामविलास शर्मा का निबंध आप लोग को पता होगा, क्योंकि मैं आप सभी को बताया हूँ कि कि आप सभी को पाठ और चैप्टर का नाम याद रखना है। वहीं से आपसे से कम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कुमार गंधर्व क्या है। तो कुमार गंधर्व गीतकार है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको 15 नंबर मिलेगा। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि नदी के किनारे भी नदी है, यह किसकी कृति है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर डी को, अज्ञा। और पूछता है कि अज्ञा का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी बताना, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान। ठीक है, और 16 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो उच्च वर्ग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 17 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। तो 4 अगस्त 2005 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि नौबत खाने में इबादत हूँ के लेखक बिस्मिल्लाह खां है। ठीक है, और 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवाह कब से कब तक था। तो 1893 से 1914 तक। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको 19 नंबर देखना है। 19 नंबर प्रश्न कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। तो क्या हो जाएगा, वाहे गुरु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और 20 नंबर प्रश्न कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में एक मतलब कि ज़िला है जिसको हम लोग नामकाना साहब के नाम से जानते हैं। उसी ज़िले में गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 या फिर 1439 ईस्वी में हुआ था, यह कंफर्म नहीं हो पाया दोस्तों। आप लोग जाकर मतलब कि गुरु नानक के बारे में एक बार किताब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी की किताब में गुरु नानक का पद दिया है। ठीक है, आप सभी लोग याद कर लेना कि गुरु नानक का जन्म कहाँ, किस ज़िले में, किस शहर में हुआ था और इनके माता और पिता का क्या नाम था। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, प्रमुख कविताएं क्या है, आप सभी को एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि रसखान को किसने दीक्षा दी। तो रसखान को किसने दीक्षा दी, तो इसका सही उत्तर आंसर होगा सी नंबर। और 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सुजान सागर किसकी कृति है। तो सुजान सागर किसकी कृति है, तो इसका सही उत्तर हम क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को देंगे, घनानंद। और 23 नंबर प्रश्न है कि किससे प्रेम की परी का कवि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूरदास। और 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। दोस्तों इसका भी आंसर आप सभी को वीडियो को लाइक या कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। आप सभी लोग किस भाषा को पसंद करते हो, आप सभी इसका आंसर हमें बताइए। ठीक है, और 25 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है। तो सुमित्रानंद पंत मानवतावादी कवि है, इसका आंसर ए होगा। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया। तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को देंगे दोस्तों, भारत रत्न। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको 27 नंबर देखना है। 27 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। जहाँ तक आपको मालूम हुआ कि अमेरिका ने जब पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया था, तो वहाँ बहुत भयानक मतलब कि बम विस्फोटक हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन 28 नंबर, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न 28 नंबर है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है। तो हाइड्रोजन बम को दी गई है, इसका आंसर सी होगा। और 29 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए को देंगे, ऑप्शन घर के रूप में। ठीक है, चौकीदार के रूप में। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर गलत दिया है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, क्योंकि एक वृक्ष की हत्या में पेड़ को किसके समान रखा गया है, चौकीदार के रूप में रखा गया है, क्योंकि वो ठंडी हो या फिर गर्मी हो हमेशा आपके द्वार पर ही खड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर ए दिया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर ए होगा या फिर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर तो हमें लगता है सी ही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर कि बच्चा कहाँ पर आकर थक जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बच्चों वाली क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को बता देना चाहिए कि बच्चा कहाँ पर जाकर थक जाता है। आप सभी को के से क ख ख ग घ आप सभी याद किए होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि बच्चा कहाँ पर जाकर थक जाता है। इसका आंसर क होगा या फिर ख होगा या फिर आपका आंसर डी होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं इसका आंसर या तो बी होगा या तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि बच्चा या तो ख पर अटकता है या फिर अंग पर अटक जाता है जाकर। आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों वाली क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी इसका आंसर बताइए हमें। ठीक है, और 32वां प्रश्न है कि किस कविता के रचयिता जीवनानंद दास है। किस कवि के रचयिता जीवनानंद दास है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देंगे, लौट कर आऊँगा फिर। यह जो कविता है वो जीवनानंद दास की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको 33 नंबर दोस्तों देखना है। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जीवनानंद दास कैसे कवि है। जीवनानंद दास कैसे कवि है, तो एक रीतिवादी कवि है। ठीक है, और 34 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के के काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं में रचना की है। तो इसका हम लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को देंगे, कहानी और उपन्यास। ठीक है, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपको 35 नंबर देखना है।
यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है। तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देंगे, पूर्व छायावादी। ठीक है। और 36 नंबर प्रश्न कि दिनकर का जन्म कब हुआ। दिनकर का पूरा नाम क्या है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो दिनकर का जन्म 1900 कब हुआ था, 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और 37वां प्रश्न है दोस्तों कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। तो सास बहू के बीच का झगड़े का मुख्य कारण सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, इसलिए झगड़ा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। अब दोस्तों यहाँ से 38 नंबर से 37 नंबर से जो प्रश्न आएगा हिंदी वर्णिका का आएगा। आप सभी को पता होगा कि हिंदी वर्णिका का 5 चैप्टर होते हैं, जिसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस बार के तो बोर्ड परीक्षा में आपको हिंदी वर्णिका से कम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड की तरफ से पूछा जाएगा और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके हिंदी वर्णिका से पूछा जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो बता चुका हूं, जिसमें हिंदी वर्णिका का लेखक और पाठ का नाम और सभी पाठ का एक एक ऑब्जेक्टिव निचोड़ कर आप सभी को बता दिया हूँ। वीडियो उपलब्ध है, आप जाइए, आप वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो आया था वही आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर कि दही वाली मंगवा मूलतः किस भाषा में लिखित है। तो दही वाली मंगवा जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा में स्थित है। आप सभी को दोस्तों एक और बात बता दूं कि जो वर्णिका का पाठ है वो सभी एक कहानी है। दही वाली मंगवा वो भी कहानी है, नगर पाठ है वो भी कहानी है, और माँ भी एक कहानी का नाम है, और धरती कब तक घूमेगी यह भी एक कहानी का नाम है। ठीक है। ऐसे ढहते विश्वास एक पाठ का नाम है, वो भी एक कहानी है, यानी कि सब का सब पाठ एक कहानी है। ठीक है। और 39वां प्रश्न है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जो था वो कलकत्ता में नौकरी करता था। ठीक है, इसका आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे। और अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलिकर की कहानी है। तो ईश्वर पेटलिकर की कहानी माँ है। पाठ के लेखक ईश्वर पेटलिकर है। आप सभी को हम बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वीडियो को अवश्य देखिएगा। और 41वां प्रश्न है दोस्तों कि पार्वती कौन थी। तो पार्वती कौन थी दोस्तों। तो पार्वती एक शिक्षिका थी। तो इसका हम लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए को देंगे, मतलब कि पार्वती एक लड़की थी। पार्वती एक लड़की थी। ठीक है। और पूछेगा कि पार्वती का माँ का क्या नाम था, वल्ली अमाल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे कि पार्वती का माँ का क्या नाम था, तो पार्वती के माँ का नाम वल्ली अमाल हो जाएगा। और पार्वती कौन थी, तो एक शिक्षिका थी। ठीक है, एक लड़की थी जो 12 वर्ष की थी। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और 42वां प्रश्न दोस्तों कि सामरदैया किस भाषा के कहानीकार है। तो राजस्थानी भाषा हो जाएगा, क्योंकि यह हिंदी वर्णिका का लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर जो है वो राजस्थानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको 42 क्वेश्चन मिल पाया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का जो क्वेश्चन मैं आपको सुबह मॉर्निंग में 5 बजे बताऊंगा। आप सभी लोग लाइव आ जाना, क्योंकि मैं आप सभी को लाइव आकर टोटल ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कराऊंगा। कम से कम आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे तो उसका आंसर आप फटाक से टिक लगा सकते हो। क्योंकि आपको सबसे पहले तो रिविज़न कर लेना है, उसके बाद ही अपने परीक्षा हॉल में हिंदी का पेपर देने जाना है। ठीक है, आपको परीक्षा देने से पहले एक बार हिंदी ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग हिंदी ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लेते हो तो आपको 100 में से 50 नंबर अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग सब्जेक्टिव से 20 25 30 नंबर ला सकते हो। इसका मतलब कि आप 80 नंबर कम से कम ला सकते हो। तो अगर हर विषय में 80 नंबर मिल जाएगा तो आप लोग 400 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग ज़रूर इस वीडियो को देखना। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है।